मुगले आजम के लिए दिलीप कुमार को पहले इस वजह से किया गया था रिजेक्ट। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक और वीके रोमांटिक लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहनशाह की बेहिसाब बख्शिशों के बदले में एक कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून मुआफ करती है। फिल्म मुगले आजम में वजाहत मिर्जा के लिखे इस डायलॉग में एक तरफ है बादशाह अकबर और दूसरी तरफ उनके दरबार में नाचने वाली कनीज अनारकली। आज से 65 साल पहले 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई हिंदी फिल्म मुगले आजम ऐसे संवादों, बेहतरीन गानों और भव्य दृश्यों से भरी पड़ी है। यहां तक कि जब 2006 में 46 साल बाद ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हुई तब भी इसका प्रीमियर काफी भव्यता से किया गया था। कराची में शाही दरबार जैसे थिएटर में लगी मुगले आजम फिल्म में अकबर, पृथ्वीराज कपूर का एक डायलॉग। वरिष्ठ पत्रकार खालिद फरशोरी उन लोगों में शुमार हैं जिन्हें कराची में उस प्रीमियर में बुलाया गया था। उस दिन को याद करते हुए खालिद फरशोरी बताते हैं, कराची में थिएटर में इतनी भीड़ थी कि कई फोटोग्राफर, रिपोर्टर अंदर नहीं आ सके थे और नाराज लोग वहां विरोध तक करने लगे थे। फिल्म देखने का इतना क्रेज था कि लोग बड़े स्तर पर सिफारिशें लगवा रहे थे। निशात सिनेमा को जैसे किसी शाही दरबार में तब्दील कर दिया गया था। मेहमानों का स्वागत करने वाले भी शाही लिबास में थे। शो के बाद परोसा गया खाना भी रॉयल अंदाज में पेश किया गया। फिल्म देखने आए लोगों को पान और कहवा परोसा गया। इस फिल्म के बनने की कहानी समझने के लिए दर्शकों पीछे लौटना होगा। दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ तो इस फिल्म की शूटिंग 1951 में शुरू हुई, जबकि असल में इसकी पहली शूटिंग 1945 में ही शुरू हो चुकी थी। निर्देशक के आसिफ के उस मुगले आजम में अनारकली का किरदार नरगिस निभा रही थीं। शहजादे सलीम की भूमिका में अभिनेता डी.के. सप्रू थे और अभिनेता चंद्रमोहन अकबर की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग काफी धूमधाम से शुरू हुई और कई गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए। बंटवारे ने बदल दी मुगले आजम की कहानी। मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ इस मुगले आजम को बनाने के लिए जिस किस्म की दौलत, टीम, कलाकार और इंतजाम चाहिए थे, उसे पूरा करने के लिए निर्माता शिराज अली हकीम ने 1945 में अपनी पूरी तिजोरी खोल दी। इस शूटिंग के लिए उन्होंने बॉम्बे टाकीज को के आसिफ के हवाले कर दिया, लेकिन फिर खबर आई कि भारत का बंटवारा होने वाला है और शूटिंग रुक गई। फिल्म में पैसा लगाने वाले शिराज अली हकीम सब कुछ बेचकर पाकिस्तान चले गए। जब 1951 में फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो तकरीबन सब कुछ बदल चुका था। शुरुआती मुगले आजम में सलीम का रोल कर रहे अभिनेता डी.के. सप्रू तब तक साइड हीरो का रोल निभाने लगे थे। अकबर, अनारकली, सलीम सब बदल गए। फिल्म मुगल आजम के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर। खैर, जब 1951 में फिल्म का काम दोबारा शुरू हुआ तो अकबर का किरदार निभा रहे चंद्रमोहन की मौत हो गई। अभिनेता हिमालय वाला शुरुआती मुगले आजम में दुर्जन का रोल कर रहे थे, लेकिन 1947 में वो भी पाकिस्तान चले गए थे। सिर्फ दुर्गा खोटे एकमात्र कलाकार थी जो शुरुआती और बाद की मुगले आजम दोनों में रहीं। इसे किस्मत कहिए या कुछ और, लेकिन के आसिफ को मुगले आजम की स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी पड़ी और तब उन्होंने उसी दिलीप कुमार को बतौर सलीम लिया जिन्हें वो कई साल पहले ठुकरा चुके थे। हालांकि 1945 वाली असल मुगले आजम की नरगिस अब 1951 में अनारकली का रोल नहीं करना चाहती थी। अपनी अनारकली तलाशने में के आसिफ को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। अखबारों में और स्क्रीन पत्रिका में इश्तेहार के बावजूद उन्हें अनारकली नहीं मिली। ये तलाश मधुबाला पर जाकर खत्म हुई जो उस वक्त दिलीप कुमार के साथ रिश्ते में थी। दिलीप कुमार जब मुगले आजम के लिए हुए थे रिजेक्ट, फिल्म में शहजादे सलीम और बादशाह अकबर के बीच के संवाद बेहद प्रभावशाली है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि 1945 में जब फिल्म शुरू हुई थी तो दिलीप कुमार को के आसिफ ने सलीम के लिए रिजेक्ट कर दिया था। 1945 में दिलीप कुमार को मुगले आजम में न लेने की कहानी दिलीप कुमार की आत्मकथा दिलीप कुमार, द सबस्टांस एंड द शेडो में लिखी है। सितारा देवी के आसिफ की पहली पत्नी थी और दिलीप कुमार से उनका गहरा रिश्ता था। तब 1944 में आई दिलीप कुमार की ज्वार भाटा फ्लॉप हो चुकी थी। सितारा देवी के हवाले से किताब में लिखा गया है, आसिफ ने दिलीप कुमार के बारे में सुन रखा था। जब वो मिलने आए तो मेरे सामने एक ऐसा नौजवान था जिसकी शख्सियत शहाना, राजसी थी। चेहरे पर चौंधिया देने वाली नूर की चमक और अंदाज में नफासत थी।
इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ प्रभावित हुए थे, लेकिन आसिफ ने कहा कि मुमकिन है जब मैं 10 साल बाद सलीम नारकली पर दोबारा स्क्रिप्ट लिखूं, तब शायद उसे सलीम के किरदार के लिए चुन लूं, क्योंकि दिलीप में शहाना शान तो है, लेकिन अभी वो इस रोल के लिए तैयार नहीं। हामिद करजी जब बोले प्यार किया तो डरना क्या। जब आखिरकार ये फिल्म 1960 में बनकर तैयार हुई तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में बहुत लोकप्रिय हुई। माजिद नुसरत 1984 में अफगानिस्तान छोड़ने से पहले वहीं पले बढ़े थे और अभी बीबीसी की मॉनिटरिंग सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं, मैंने मुगले आजम उस वक्त के एकमात्र अफगान टीवी चैनल पर देखी थी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं प्यार किया तो डरना क्या गाना देखकर मुग्ध हो गया था। अफगान संस्कृति में ये गाना इतना रच बस गया था कि एक बार पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजी ने अपनी स्पीच में भी इसका इस्तेमाल किया था। जब उनसे भारत में पूछा गया था कि पाकिस्तान के साथ नाजुक रिश्तों के बीच अफगानिस्तान भारत के नज़दीकी संबंध को वो कैसे देखते हैं, तो हामिद करजी ने हंसते हुए कहा, प्यार किया तो डरना क्या। उनकी यह टिप्पणी सुनकर पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। मेरे अंकल राशिद हिंदी सिनेमा और मुगले आजम के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने पाकिस्तान के जरिए भारत जाने की भी कोशिश की थी कि शायद उन्हें कोई रोल मिल जाए। बड़े गुलाम अली इस तरह फिल्म में गाने को तैयार हुए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के साथ नौशाद बंटवारे से पहले जब फिल्म शूट हुई थी तो उसमें संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था, जो उस समय शीर्ष पर थे। लेकिन 1951 में जब दोबारा शूटिंग शुरू हुई तो यह जिम्मेदारी नौशाद ने संभाली। गानों की बात हो रही है तो यहाँ प्रेम जोगन बन के गीत का जिक्र जरूरी है, जिसे बड़े गुलाम अली खान ने गाया था। वो आम तौर पर फिल्मों के लिए गाते नहीं थे। करीब 5 मिनट का यह गाना तानसेन उस जादुई लम्हे के दौरान गाते हैं जब अनारकली और सलीम रात को तन्हाई में मिलते हैं। सफेद पंख से अनारकली, मधुबाला के होठों को सहलाते सलीम, दिलीप कुमार का यह सीन हिंदी सिनेमा के सबसे रूमानी दृश्यों में से एक गिना जाता है, जहां बेहद महीन और मखमली अंदाज में इजहार मोहब्बत किया जा रहा है। राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि बड़े गुलाम अली खान की इस गीत की रिकॉर्डिंग के बारे में नौशाद ने कुछ यूं बताया है, मैंने के आसिफ से पूछा कि क्या आपके हिसाब से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आसिफ ने कहा कि मुझे गीत लव सीन पर फिल्माना है तो गले में और नरमी चाहिए। खान साहब ने सुना तो नाराज हो गए, कहने लगे अब रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पहले मुझे फिल्म दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। खान साहब ने फिल्म के दृश्य देखे तो उनमें गुम हो गए, बार बार कहते अम्मा कितनी खूबसूरत है। खान साहब ने रिहर्सल की, कहने लगे इस शर्त पर गाऊंगा कि फिल्म चलती रहे। फिल्म चलती रही और खान साहब गाते रहे। गाने का पूरा सीक्वेंस जादू भरा है। मधुबाला के हुस्न का जादू अभी खत्म नहीं होता है कि खान साहब के कमायत खेज छोटे छोटे अलाप नया जादू पैदा करते हैं। अभी आप इससे उबरने भी न पाएं कि आसिफ जादुई सफेद पंख सलीम के हाथ में थमा देते हैं। इसके बाद पर्दे पर जो चमत्कार होता है उसे निहारते निहारते न जाने कितनी पीढ़ियां निहाल हो चुकी हैं। मुगले आजम फिल्म जितनी मकबूल हुई उसमें बेशक शकील बदायूनी के गीतों और नौशाद के संगीत का बड़ा योगदान रहा। भारतीय सैनिक भी जुड़े थे मुगले आजम से। करीब करीब 10 साल में बनी ये फिल्म न जाने कितनी ही दुश्वारियों से होकर गुजरी है कि आसिफ एक एक शॉट के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेट, लिबास, कलाकार लेकर आते थे। युद्ध वाले दृश्य फिल्माने के लिए भारतीय सेना के जवान और टेक्नीशियन लाए जाते थे जो जमीन के नीचे बारूद बिछाकर धमाके करते थे। शीश महल का सेट बनाने के लिए फिरोजाबाद से आगा शिराजी और कारीगरों को बुलाया गया था। आगा शिराजी के पिता 20वीं सदी में ईरान से भारत आए थे और शीश महल बनाते थे। इस बेहिसाब खर्च और सालों साल चली शूटिंग से फिल्म के फाइनेंसर शापूरजी पालोनजी मिस्त्री कई बार बेहद खफा भी हो जाते थे और फिल्म बंद होने के कगार पर आ जाती थी। लेकिन शापूरजी पालोनजी ने के आसिफ का साथ नहीं छोड़ा। फिल्म के सेट पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिसमें इटली के मशहूर फिल्मकार रोज़लिनी भी शामिल थे। शाही अंदाज में हुआ प्रीमियर। फिल्म के एक दृश्य में मधुबाला बहुत मुश्किलों से मुकम्मल हुई मुगले आजम जब 1960 में रिलीज हुई तो इसका प्रीमियर भी शाही अंदाज में मुंबई के मराठा मंदिर में किया गया। मुगले आजम के सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर सजे धजे हाथी पर फिल्म का प्रिंट लेकर आए थे।
झालर वाले रेशमी कपड़े पर प्रीमियर का न्योता छप कर तैयार हुआ था और खास रंगीन टिकटें छपवाई गई थी जिन पर अकबर, अनारकली और सलीम की फोटो थी। थिएटर के बाहर सुंदर बगीचा बनाया गया था। थिएटर के अंदर मुलायम गलीचा, पुश बैक सीटें और एसी था। बाहर लेडीज टॉयलेट में मुफ्त में परफ्यूम और मेकअप का सामान मौजूद रहता था जिसमें लिपस्टिक और पाउडर सब शामिल था। 1960 में मुगले आजम पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान से लोग वीज़ा लेकर हिंदुस्तान ये फिल्म देखने आते थे। दास्तान मुगले आजम में राजकुमार केसवानी लिखते हैं कि जब मराठा मंदिर को चलाने वाले गोलचा सेठ को पता चला तो उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लोगों के लिए लाइन में लगने के बजाय सिनेमा हॉल के अंदर ही टिकट लेने का इंतजाम कर दिया था। फिल्म के प्रीमियर पर पाकिस्तान से शिराज अली हकीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने दिल खोल कर पैसा लगाकर 1945 में मुगले आजम की नींव रखी थी। फिल्म में अनारकली का एक संवाद। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान 1958 में पाकिस्तान में फिल्म अनारकली रिलीज हुई, जिसमें मुख्य रोल में नूरजहां थीं। लेखक राजकुमार केसवानी अपनी किताब दास्तान मुगले आजम में लिखते हैं, गीतकार तनवीर नकवी ने शुरुआती मुगले आजम के लिए 4 गीत लिखे थे, लेकिन जब फिल्म फिर से शुरू हुई तो आसिफ ने इन गीतों का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तानी फिल्म अनारकली में तनवीर नकवी के 2 गाने इस्तेमाल हुए जो उन्होंने मुगले आजम के लिए लिखे थे और इन्हें गाया नूरजहां ने, जैसे ये गाना कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या सुनाओ, आवाज दे कहाँ है, जैसे मशहूर गाने लिखने वाले तनवीर नकवी भी बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बस गए थे। इस दौरान कई दोस्तियां और रिश्ते टूटे। मुगले आजम पर शाहरुख खान ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें के आसिफ की पोती हया के आसिफ ने उन्हें इसेंट्रिक जीनियस, विलक्षण प्रतिभावान कहा था। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान ही के आसिफ और फिल्म में बहार का रोल करने वाली अभिनेत्री निगार सुल्ताना का इश्क भी परवान चढ़ा, लेकिन फिल्म के दौरान ही ये रिश्ता टूट भी गया। दरअसल के आसिफ ने निगार से शादी के बावजूद दिलीप कुमार की बहन से चोरी छिपे शादी कर ली थी। इससे सख्त नाराज दिलीप कुमार ने आसिफ से सारे रिश्ते तोड़ लिए और फिल्म के प्रीमियर पर भी नहीं गए। और ये बात तो जगजाहिर है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही असल जिंदगी के अनारकली और सलीम यानी मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता खत्म हो चुका था। जिंदा है मुगले आजम की दास्तां, मुगले आजम फिल्म की मूल टिकट। ये अजीब इत्तेफाक था कि फिल्म खत्म होते होते असल जिंदगी के रिश्ते मोहब्बत के बजाय बेबसी और अदावत में बदल चुके थे, जबकि मुगले आजम बनने की कहानी और इस फिल्म दोनों की बुनियाद बेथा मोहब्बत पर टिकी हुई थी। जैसा कि अकबर बने पृथ्वीराज कपूर फिल्म के आखिरी सीन में अनारकली से कहते हैं, अनारकली जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी। ठीक वैसे ही जैसे मुगले आजम को बनाने का नामुमकिन सा लगने वाला आलीशान ख्वाब आज भी जिंदा है। दर्जी से निर्देशक बने के आसिफ की जिद की कहानी आज भी सुनाई जाती है और दशकों बाद भी मुगले आजम के किस से पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है। ऐसे ही अनसुने फिल्मी किस्सों और रोमांटिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और वीके रोमांटिक लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी सुनना चाहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली दिल को छू जाने वाली कहानी में। धन्यवाद।